एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक के ख्याल में वो माझे गुज्जर का आदमी था जिसने उसे अगवा किया था। शारिक बोला, मैं तुम्हें पहली मर्तबा देख रहा हूँ, तुम माझे गुज्जर के गिरोह के तो नहीं लगते, इस धंधे में शायद नए आए हो। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरी तो उम्र ही गुजर गई है इस कारोबार में। शारिक बोला, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो जबकि मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। म्यू अस्पताल के सामने पहुंचकर शारिक ने गाड़ी निस्बत रोड की तरफ मोड़ दी। वो शख्स बोला, तुम्हें इस तरह अपने साथ ले जाने पर मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। अगर मैं वैसे तुम्हें अपने साथ चलने को कहता तो तुम साफ इनकार कर देते। बहरहाल अब मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया है। हमारी और तुम्हारी चूंकि कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें इस तरह साथ ले जाना एक मजबूरी थी। लेकिन बहरहाल अब हम दोस्तों की तरह बातें करेंगे। उम्मीद है कि तुम भी कोई गड़बड़ नहीं करोगे। तुम्हारा ये अगवा तुम्हारे फायदे के लिए ही है। शारिक ने हल्का सा कह लगाया, बोला, बहुत खूब, पहली मर्तबा सुना है कि अगवा की कोई वारदात मगवी के फायदे के लिए हो। उस शख्स ने जवाब दिया, आज इसका अमली तजर्बा भी हो जाएगा। इस अगवा में तुम्हारे लिए फायदे ही फायदे हैं और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि तुम्हें माझे गुज्जर जैसे चोरों से निजात मिल जाएगी। लाहौर और उसके गिरदोनिवाह की मनशियात की पूरी मंडी तुम्हारे कंट्रोल में होगी। शारिक बोला, मैं समझा नहीं। उसके लहजे में उलझन थी। उस आदमी ने कहा, समझ जाओगे। वैसे मेरा ख्याल है कि मुझे अपना तारुफ भी करवा देना चाहिए। मेरा नाम रहमान है और मेरी रिहाइश भी मुजंग में ही है, लेकिन घर जाने का इत्तेफाक कभी कभार ही होता है। गाड़ी उस वक्त माझे गुज्जर के अड्डे के सामने से गुजर रही थी। माझे का ये डेरा वीरान पड़ा था। जब से यहाँ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी उसके बाद से इस अड्डे पर माझे का धंधा बंद था। उसका बेटा दिन में वर्कशॉप खोलता था और शाम होते ही बंद कर देता। शारिक ने सामने आईने में देखते हुए कहा, किस तरफ जाना है मिस्टर रहमान? रहमान ने जवाब दिया, एबर्ट रोड की तरफ चलो। शारिक ने कार की रफ्तार कम कर दी। चौक के करीब पहुंचकर इधर उधर देखा और गाड़ी को सीधा एबर्ट रोड की तरफ निकाल ले गया। उस सड़क के दोनों तरफ लातादाद सिनेमा हॉल्स थे। रहमान ने एक सिनेमा हॉल के सामने गाड़ी रोक लेने को कहा और सीट पर बैठे बैठे खिड़की से गर्दन निकालकर इधर उधर देखने लगा और फिर गेट के करीब खड़े हुए आदमी को आवाज देकर बुला लिया। रहमान ने उस शख्स की तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, हाजी साहब से जाकर कहो कि रहमान शारिक को ले आया है, उसे दफ्तर में ले आऊं या कहीं और मुलाकात करेंगे। उस शख्स ने कनखियों से शारिक की तरफ देखा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ सिनेमा के गेट में दाखिल हो गया। उसकी वापसी में 5 मिनट से ज्यादा न लगे। उस शख्स ने पिछली खिड़की पर झुकते हुए कहा, हाजी साहब ने कहा है कि इन्हें समनाबाद वाली कोठी पर ले चलो, वो खुद भी यहाँ से निकल रहे हैं। रहमान ने कहा, ठीक है। फिर सीधे होकर बैठते हुए शारिक से मुखातिब हुआ, चलो मिस्टर शारिक, समनाबाद। मेरा ख्याल है पुरसुकून माहौल में लंबी गुफ्तगू होगी। वैसे ठीक भी है, कारोबारी गुफ्तगू पुरसुकून माहौल में ही होनी चाहिए। यहाँ सिनेमा के दफ्तर में लोगों का आना जाना लगा रहता है, आराम से कोई बात हो ही नहीं सकती। शारिक ने कंधे उचका दिए और इंजन स्टार्ट करके यू टर्न लेते हुए गाड़ी को दोबारा लक्ष्मी चौक की तरफ घुमा दिया। लक्ष्मी चौक से उसने गाड़ी बाईं तरफ मैकलोड रोड पर मोड़ दी। समनाबाद मोड़ पर रहमान की हिदायत के मुताबिक शारिक ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ ली और फिर वो उसके इशारे पर गाड़ी को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता रहा। शुरू में शारिक के दिल में जो खौफ पैदा हुआ था वो अब खत्म हो गया था। रहमान का ताल्लुक माझे गुज्जर के गिरोह से नहीं था, न ही वो उसका दुश्मन था। उसका अंदाज दोस्ताना था, लेकिन शारिक के जहन पर एक सवालिया निशान सा बना हुआ था। रहमान कौन है और किसके लिए काम करता है? दफतन उसके जहन में एक झमाका सा हुआ। रहमान उसे एबर्ट रोड पर एक सिनेमा के सामने ले गया था और सिनेमा में किसी हाजी साहब के नाम पैगाम भिजवाया था। अब बात शारिक की समझ में आ गई थी। हाजी अब्दुल्लाह का नाम उसके जहन में वाजे हो रहा था। ये नाम उसके लिए अगरचे अजनबी नहीं था, लेकिन उसने बहुत अरसे से उसके बारे में कुछ सुना नहीं था। शारिक जैसे जैसे सोच रहा था, सूरत हाल वाजे होती जा रही थी। कुछ अरसा पहले अखबारात में ड्रग माफिया की चंद बड़ी मछलियों का बड़ा चर्चा रहा था। कौमी असम्बली में भी ड्रग माफिया की उन बड़ी मछलियों के नामों की बाज़गश्त सुनी गई थी। अखबारात में उनके बारे में बड़ी लंबी लंबी कहानियां छपी थीं। बाज बड़ी मछलियों की तो बाकायदा सवाने हयात शाया की गई थी। अखबारात की इन कहानियों के मुताबिक ड्रग माफिया के इन पाकिस्तानी डॉन्स के हाथ पैर हश्तपा यानी ऑक्टोपस की तरह पूरी दुनिया में फैले हुए थे। मनशियात के हवाले से दुनिया के हर मुल्क में उनका नाम दहशत की अलामत बन गया था।
कहा जाता था कि पाकिस्तान में मौत के इन सौदागरों को हुकूमत और असम्बलियों में शामिल बाज़ अहम तरीन शख्सियात की पुश्त पनाही हासिल थी, और हकीकत ये थी कि ये शख्सियात उन्हीं के पैसे पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके असम्बलियों तक पहुंचती थी। हाजी अब्दुल्ला का नाम भी उन बड़ी मछलियों में शामिल था जिनके बारे में उन दिनों अखबारात में बड़ा चर्चा रहा था। अखबारी इत्तलात के मुताबिक हाजी अब्दुल्ला लाहौर में एक सिनेमा हाउस और ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था। उसकी बसें मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करती थीं। अमेरिका और कनाडा में ड्रग माफिया के अलावा बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में मनशियात फरोशों के बड़े बड़े गिरोहों से उसके ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की पुलिस और आला हुक्काम उसके बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब रहमान नामी ये नौजवान शारिक को उसी हाजी अब्दुल्ला के पास ले जा रहा था। शारिक को ये अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि हाजी अब्दुल्ला खुद उससे मिलना चाहता था, और इसके लिए ये तरीका इख्तियार किया गया था कि उसे गन पॉइंट पर अगवा किया गया था। लेकिन बाद में रहमान ने इसकी वजाहत कर दी थी कि अगर सीधे सादे तरीके से बात की जाती तो शायद शारिक इनकार कर देता, इसलिए उसे गन पॉइंट पर अगवा किया गया था। लेकिन अब पिस्तौल रहमान की जेब में था और वो दोनों दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहे थे। रहमान के कहने पर शारिक ने गाड़ी एक कोठी के सामने रोक ली। शारिक ने इंजन बंद करते हुए कोठी की तरफ देखा। गेट खुला हुआ था और स्टूल पर एक गनमैन बैठा सिगरेट पी रहा था। घरों में गनमैनों के पास आमतौर पर डबल बैरल गन होती है, मगर इस गनमैन के पास जदीद तरीन ऑटोमेटिक राइफल थी। एक मैगजीन राइफल में फिट था और दूसरा उसके साथ स्कॉच टेप से जुड़ा हुआ था, ताकि इस्तेमाल के दौरान एक मैगजीन खाली हो जाए तो फौरी तौर पर दूसरा लगाया जा सके। गनमैन स्टूल पर बैठा सिगरेट के कश लगाता हुआ कार की तरफ देखता रहा। रहमान को कार से उतरते देखकर वो एकदम खड़ा हो गया और फिर शारिक की तरफ देखने लगा, जो कार से उतरकर दरवाजे वगैरह लॉक कर रहा था। वो दोनों गेट में दाखिल हुए तो गनमैन ने उन्हें सलाम किया। कोठी में आमदोरफ्त के 2 गेट थे, लेकिन एक गेट मुस्तकिल तौर पर बंद था। अंदर की तरफ दोनों गेटों के दरमियान खूबसूरत लॉन था, जिसके चारों तरफ पोल्स पर मरकरी ट्यूब लाइट्स लगी हुई थी। वो गेट में दाखिल होकर बरामदे की तरफ बढ़े। उसी लम्हे बरामदे वाला दरवाजा खुला और एक लंबा तड़ंगा आदमी बरामद हुआ। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी। बाएं पहलू पर कमीज कदरे उभरी हुई थी, जिससे शारिक को समझने में देर न लगी कि कमीज के नीचे पिस्तौल या रिवॉल्वर मौजूद था। उस आदमी ने दरवाजा खोल दिया और रहमान शारिक को लेकर बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होते ही बाईं तरफ वाले दरवाजे में गायब हो गया। ये वसी और अरीज कमरा ड्राइंग रूम के तौर पर आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन और कीमती फर्नीचर आरास्ता था। डेकोरेशन की चीजें गैर मुल्की और खासी कीमती थी। एक तरफ स्टैंड पर टेलीफोन सेट भी रखा हुआ था। दरवाजा खोलने वाला दराज कामत आदमी भी उनके साथ ही अंदर आ गया। वो शख्स रहमान की तरफ देखते हुए बोला, हाजी साहब का फोन आया था रहमान भाई, वो आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। कोई चाय ठंडा कहें तो ले आऊं? रहमान बोला, हाँ ठंडा ले आओ। चाय पी कर तो सीना जल गया है। फिर वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, बैठो मिस्टर शारिक, थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों सोफों पर बैठ गए। कुछ ही देर के बाद वो आदमी कोल्ड ड्रिंक्स की ठंडी बोतलें लेकर आया। उसने एक एक बोतल उन दोनों के सामने रख दी और बाहर निकल गया। शारिक और रहमान ने अपनी अपनी बोतलें उठा ली और हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगे। रहमान ने बोतल में से चंद घूंट लेने के बाद किसी को आवाज दी, अमीर अली। फौरन ही लंबा तड़ंगा आदमी अंदर आ गया। रहमान बोला, हाजी साहब अकेले आ रहे हैं या उनके साथ कोई और भी होगा? अमीर अली बोला, ये नहीं बताया उन्होंने। रहमान बोला, अच्छा ठीक है तुम जाओ। अमीर अली कमरे से बाहर निकल गया। शारिक जिस सोफे पर बैठा था वहां से खिड़की से लॉन और कोठी का वो गेट नजर आ रहा था जहां स्टूल पर गनमैन बैठा हुआ था। लेकिन अब गनमैन बैठा हुआ नहीं था। उसने स्टूल एक तरफ रख दिया था और खुद बड़ी मुस्तैदी से खड़ा था। शायद उसे पता चल गया था कि हाजी अब्दुल्ला आने वाला है। रहमान ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, हाजी साहब की रिहाइश मॉडल टाउन वाली कोठी में है। ये कोठी मेहमानों के लिए है। पेशावर, कोयटा और कराची से उनके जो मेहमान आते हैं उन्हें इसी कोठी में ठहराया जाता है। गैर ममालिक से भी हाजी साहब के बड़े मेहमान आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ नहीं गुलबर्ग वाली कोठी में ठहराया जाता है। वो कोठी इससे भी ज्यादा बड़ी और शानदार है। शारिक ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि हाजी साहब मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? रहमान बोला, जाहिर है कोई कारोबारी मामला ही होगा। वैसे एक बात है, हाजी साहब जिस बंदे पर मेहरबान हो जाते हैं ना, वो तो बस तर ही जाता है, वारे न्यारे हो जाते हैं उसके। और अगर हाजी साहब किसी से नाराज हो जाएं तो उसे दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिलती। मुझे याद है चंद महीने पहले एक आदमी ने हाजी साहब के साथ धोखा करने की कोशिश की थी। वो डरकर अफगानिस्तान भाग गया था, लेकिन एक हफ्ते के बाद उसकी लाश की तस्वीर हाजी साहब को मिल गई थी। शारिक खामोश बैठा रहमान की बातें सुनता रहा। उसे समझने में देर न लगी कि रहमान उसे हाजी अब्दुल्ला की शख्सियत से मरूब करना चाहता था। तकरीबन 20 मिनट के बाद शारिक की नजर खिड़की की तरफ उठ गई। बाहर खड़ा हुआ गनमैन गेट खोल रहा था।
चंद सेकंड के बाद ही ग्रे रंग की एक मर्सिडीज गेट में दाखिल होकर बरामदे में रुक गई। मर्सिडीज में 4 आदमी थे, एक ड्राइवर, दूसरा पैसेंजर सीट पर जिसके चेहरे पर छोटी गोल दाढ़ी और सर पर धागे वाली सफेद टोपी थी। 2 आदमी पिछली सीट पर थे, उन दोनों के पास ऑटोमेटिक राइफलें थीं। शारिक को समझने में देर न लगी कि अगली सीट पर बैठा हुआ दाढ़ी वाला हाजी अब्दुल्ला था और पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी उसके मुहाफिज थे। मुहाफिज और ड्राइवर तो बाहर ही रुक गए। हाजी अंदर दाखिल हुआ तो रहमान उठकर खड़ा हो गया। शारिक भी उठ गया। हाजी अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया, बोला, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर मिस्टर शारिक। हाजी अब्दुल्ला के अंदाज में गर्मजोशी थी। फिर बोला, मैं तो कई रोज से तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता। शारिक बोला, क्या करें जी, आप जानते हैं कि इस धंधे में 20 दुश्मन होते हैं, उनसे तो छुपकर ही रहना पड़ता है। हाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन माझा गुज्जर है। वो कारोबार करना नहीं जानता, पैसा खींचना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इस बिजनेस में फायदा है तो नुकसान भी है, और नुकसान बर्दाश्त करना चाहिए। वो तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। उसने तुम्हारे डेरे को आग लगाई, इसका मुझे बेहद अफसोस है। शारिक बोला, ये सब कुछ तो होता ही रहता है हाजी साहब, आप फरमाइए मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे। हाजी अब्दुल्ला ने कहा, बात यह है कि हम लोगों का बिजनेस तो एक ही है, हम में कोई राब्ता भी तो होना चाहिए ना। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो न सिर्फ जानतदार हो बल्कि ज़हीन भी हो और इस बिजनेस के नशेब फराज को समझता हो। मैंने इस सिलसिले में कोयटा, पेशावर, कराची और लाहौर के लोगों को चेक किया। बाज नौजवान मेरी नजरों में थे, लेकिन मैं उनसे मुतमईन नहीं हो सका। तुम्हारा नाम जब सामने आया तो मैंने तुम पर तवज्जो मबजूल कर दी और तवील अरसे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम पर न सिर्फ एतमाद किया जा सकता है बल्कि तुम बड़े से बड़े मामले को भी हैंडल कर सकते हो। इसलिए मैंने तुमसे मामला करने का फैसला किया है। शारिक बोला, लेकिन हाजी साहब आप जानते हैं कि मेरा धंधा अपना है, अपने बंदे हैं। और हाजी ने उसकी बात काट दी, बोला, तुम्हारा धंधा यहाँ चलता रहेगा। गामा भी एक ज़हीन आदमी है, वो तुम्हारे सारे काम की देखभाल कर सकता है, हम भी उसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे। इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शारिक ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, बोला, तो फिर क्या मामला करना चाहते हैं? हाजी बोला, लाहौर से बाहर जाना होगा और शायद मुल्क से भी, लेकिन एक बात जहन में रखो कि जितना तुम एक ट्रिप में कमा लोगे उतना तुम यहाँ रहकर 1 महीने में भी नहीं कमा सकोगे। शारिक बोला, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, अपने साथियों से मशवरा भी करना होगा। हाजी ने कहा, इतनी जल्दी भी नहीं है, 2-4 दिन सोच लो, तसल्ली से फिर बात कर लेंगे। उसके बाद वो काफी देर तक बातें करते रहे और फिर शारिक जब वहां से निकला तो रात का 1 बज रहा था। उसने घर जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और मोड़ पर आकर गाड़ी का रुख मुल्तान रोड की तरफ मोड़ दिया। रात का कुछ हिस्सा उसने हवेली में जागते हुए ही गुजारा। राजा गामा और नौलखा भी मौजूद थे। शारिक ने हाजी की तजवीज उनके सामने रखी और उनसे मशवरा तलब किया। गामे ने कहा, मैं हाजी अब्दुल्ला को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे ख्याल में तो तुम्हें उसकी पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, इस तरह हमें माचे से भी निजात मिल जाएगी। शारिक बोला, ठीक है, मैं इस सिलसिले में जरा कुछ सोच लूं। वो कुछ देर मजीद बातें करते रहे, फिर सो गए। शारिक सुबह सवेरे ही उठ गया था। उसने नौलखे को जगा दिया। नौलखा चाय बनाने लगा। थोड़ी देर के बाद चाय पीते ही शारिक गाड़ी में बैठ गया। उसने नौलखे वगैरह को बता दिया था कि वो 2-3 दिन के बाद आएगा। हवेली से निकलने के बाद शारिक पूरे शहर का फासला तय करता हुआ बागबान पूरे पहुंच गया। उसने जैसे ही गाड़ी रोकी, मकान का दरवाजा खुला और रजिया बाहर निकली। वो शायद यूनिवर्सिटी जा रही थी। उसने कार की तरफ देखा जरूर, मगर तवज्जो न दी, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही वो ठिठक कर रुक गई और गहरी नजरों से स्टीयरिंग के सामने बैठे हुए शारिक की तरफ देखने लगी। शारिक मुस्कुरा रहा था। वो शीशे चढ़ाने के बाद नीचे उतर आया और दरवाजा बंद करते हुए रजिया की तरफ देखने लगा। रजिया कुछ कहे बगैर तेजी से मुड़कर दरवाजे में दाखिल हो गई। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। शारिक को रजिया के इस रवैये पर बड़ी हैरत हुई थी। वो गाड़ी लॉक करके जैसे ही मकान में दाखिल हुआ, रजिया दौड़कर उससे लिपट गई। रजिया की आवाज भर्रा गई। बोली, बहुत संगदिल हैं आप भैया, आप तकरीबन 20-22 रोज के बाद वापस आए हैं, हमसे रिश्ता खत्म कर दिया आपने। शारिक ने उसके सर पर हाथ फेरा। बोला, नहीं मेरी बहन, हमारा ये रिश्ता तो कभी नहीं टूट सकता। रजिया बोली, तो फिर हमें इस तरह छोड़कर अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं कि कोई इत्तला तक नहीं होती? हम सूली पर टंगे रहते हैं हर वक्त। अम्मा तो बीमार पड़ी हैं, हर वक्त तुम्हारा इंतजार करती रहती हैं। शारिक बोला, बात यह है रजिया कि मैं शहर से बाहर था और जाने से पहले इत्तला करने का मौका नहीं मिला, और जहाँ गया था वहाँ भी इतना मसरूफ था कि खत तक नहीं लिख सका। खैर, अम्मा कहाँ हैं? रजिया बोली, अपने कमरे में हैं, कई दिन से बीमार पड़ी हैं। आज तबीयत कुछ संभली है तो मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली थी, लेकिन शारिक ने चलते हुए रजिया की तरफ देखा। बोला, लेकिन क्या? रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब नहीं जाऊंगी। वो कमरे में दाखिल हुए तो शारिक मरियम को देखकर चौंक गया। वो वाकई बरसों की बीमार लग रही थी। शारिक को देखकर उसने उठने की कोशिश की।
शारिक जल्दी से आगे बढ़कर पलंग की पट्टी पर बैठ गया और उसके दोनों हाथ थाम लिए। वो बोला, ये क्या हो गया है आपको माँ जी? क्या हालत बना रखी है आपने? मरियम ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, बेटा तुम आ गए हो ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम कहीं चले जाते हो ना तो लगता है मेरे जिस्म का कोई हिस्सा मुझसे अलग हो गया है। शारिक बोला, डॉक्टर को दिखाया था? मरियम बोली, डॉक्टर क्या करेगा, बस तुम आ गए हो ना, अब मुझे दवाओं की भी जरूरत नहीं रही। शारिक ने रजिया की तरफ देखते हुए कहा, कौन से डॉक्टर को दिखाया था रजिया? क्या बताया उसने? रजिया बोली, डॉक्टर बुखारी को। कई दिनों से इलाज हो रहा है, अब तो पहले से बहुत बेहतर है। शारिक ने कहा, मैं आज शाम को खुद डॉक्टर से बात करूंगा। मरियम ने रजिया की तरफ देखते हुए कहा, रजिया बेटा भाई के लिए नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त करो, मुझे यकीन है कि इसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। दरवाजे में खड़े हुए शाहिद ने कहा, मैं नाश्ता बनाता हूँ जी। क्या खाएंगे शारिक भाई, डबल रोटी के स्लाइस या पराठा? शारिक बोला, पराठा बना लो यार। रजिया ने शाहिद की तरफ देखते हुए कहा, मैं बनाती हूँ नाश्ता, तुम अपना काम करो। वो कमरे से निकलकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई और शारिक वहीं बैठा मरियम से बातें करता रहा। आधे घंटे के बाद रजिया नाश्ता तैयार करके वहीं ले आई। गरम गरम पराठा खाते हुए शारिक को वाकई बड़ा मजा आ रहा था। कई रोज के बाद उसे घर की पकी हुई कोई चीज मिली थी। नाश्ते के बाद वो काफी देर तक मरियम के पास बैठा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। उसने दरवाजा बंद करके लिबास बदला और फिर दरवाजा खोल दिया। कुछ देर के बाद रजिया आ गई और गिले शिकवे करने लगी। फिर बोली, ये गाड़ी किसकी है, किसी से मांग कर लाए हैं या? शारिक बोला, अपनी खरीदी है। कैसी है? रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, उसमें बैठकर देखूंगी तो पता चलेगा। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, कहाँ जाओगी बैठकर? रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं भी चले जाएंगे। रावी का किनारा है, जहांगीर का मकबरा है, गुलशन इकबाल है, बहुत सी जगह हैं, छांगा मांगा भी जाया जा सकता है। शारिक ने उसे घूरा। बोला, बड़े लंबे प्रोग्राम हैं। चलो ठीक है, जुम्मे के दिन तुम्हें छांगा मांगा ले चलूंगा। अब खुश? रजिया ने कहका लगाया। बोली, बिल्कुल खुश। उसी शाम शारिक डॉक्टर बुखारी को घर पर ले आया। डॉक्टर बुखारी पिछले 15 दिन से मरियम का इलाज कर रहा था। उस वक्त भी उसने मरियम का तफसीली मुआयना किया और फिर शारिक के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। शारिक ने सवालिया निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा। बोला, कोई तशवीश की बात? डॉक्टर ने जवाब दिया, इनका पित्ता मुतासिर हुआ है, मुकम्मल इलाज की जरूरत है। शारिक चौंक गया। बोला, ओह, कोई खतरे की बात? डॉक्टर बोला, खतरे की बात यह है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। शारिक की आंखों में तशवीश उभर आई। बोला, क्या ऑपरेशन के बगैर इलाज मुमकिन नहीं? डॉक्टर बोला, इन्हें कुछ अरसे मेडिसिन पर रखा तो जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन जरूरी होगा। वैसे मेरा ख्याल है कि आप इन्हें मियो अस्पताल में डॉक्टर हाशमी को दिखा दें, वो पित्ते की बीमारी के माहिर हैं। दिन के वक्त तो वो आपको मियो अस्पताल में मिलेंगे और शाम को 7 से 10 बजे तक अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। आप अगर चाहें तो मरीजा को वहां ले जाकर चेकअप करवा सकते हैं। शारिक ने पूछा, उनका क्लिनिक कहाँ है? डॉक्टर बुखारी ने कहा, गड़ी शाऊ में। मैं आपको डॉक्टर हाशमी के नाम लेटर लिख देता हूँ और मरीजा की हिस्ट्री भी, आप चाहें तो इन्हें अभी ले जाएं। शारिक ने कहा, ठीक है, मैं अभी ले जाऊंगा, आप लिख दीजिए। डॉक्टर ने अपने बैग में से पैड निकाला और उस पर मरीजा की हिस्ट्री लिखने लगा। शारिक उठकर अंदर आ गया। बोला, रजिया माँ जी को तैयार करो, मैं इन्हें डॉक्टर हाशमी के पास ले जा रहा हूँ। रजिया एकदम परेशान हो गई। क्यों भैया, खैरियत तो है? शारिक बोला, तशवीश की कोई बात नहीं है, सिर्फ चेकअप करवाना है। मैं कपड़े बदल लूं, तुम माँ जी को तैयार करो। शारिक दोबारा ड्राइंग रूम में आ गया। डॉक्टर ने मरीजा की हिस्ट्री और डॉक्टर हाशमी के नाम तारुफी खत लिख दिया। शारिक ने दोनों कागज उससे ले लिए और डॉक्टर को रुखसत करके अपने कमरे में आ गया। लिबास तब्दील किया। आधे घंटे के बाद मरियम को भी तैयार कर दिया गया। शारिक जब उसके सामने आया तो वो उसे देखते ही बोली, मुझे किस डॉक्टर के पास ले जा रहे हो बेटा? डॉक्टर बुखारी ने क्या कहा, खैर तो है ना? शारिक ने कहा, बिल्कुल खैर है माँ जी। डॉक्टर बुखारी ने ही कहा है कि आपका डॉक्टर हाशमी से चेकअप करवा लिया जाए, इसमें परेशान होने की तो कोई बात नहीं है। अच्छा है, चेकअप हो जाए तो तसल्ली हो जाएगी। रजिया भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। शारिक उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि अगर रजिया ने मरियम के बारे में बातें सुन ली तो वो भी परेशान हो जाएगी, लेकिन वो उसे साथ ले जाने से भी मना नहीं कर सका था। डॉक्टर हाशमी अपने प्राइवेट क्लिनिक में उन मरीजों को देखता था जिन्होंने पहले से वक्त ले रखा हो, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त सिर्फ एक मरीज था। उसके जाते ही शारिक मरियम को लेकर उसके कमरे में घुस गया। पहले उसने डॉक्टर बुखारी का तारुफी खत और मरियम की केस हिस्ट्री वाला कागज दिया, जिसे पढ़ने के बाद डॉक्टर मरियम से कुछ बातें पूछता रहा। फिर उसे स्क्रीन के पीछे लेटा दिया और स्टेथोस्कोप से उसका मुआयना करने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने मरियम और रजिया को दूसरे कमरे में जाकर बैठने को कहा और फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर बुखारी की तशखीस दुरुस्त है, ऑपरेशन जरूरी है और इसमें ज्यादा ताखीर खतरनाक साबित हो सकती है। शारिक ने पूछा, आपके ख्याल में ऑपरेशन कब तक होना चाहिए? डॉक्टर बोला, 8-10 दिन में। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, कामयाबी के चांसेस? डॉक्टर हाशमी ने कहा, जैसे जैसे देर होगी चांसेस कम होते जाएंगे। मेरा मशवरा तो यही है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ऑपरेशन हो जाना चाहिए। शारिक ने कहा, तो फिर मैं कल आपको बता दूंगा।
जब वो लोग घर वापस पहुंचे तो 10 बज चुके थे। मरियम को उसके कमरे में लिटाने के बाद शारिक रजिया को इशारा करता हुआ अपने कमरे में आ गया। रजिया ने पूछा, खैरियत, कोई खास बात है? शारिक बोला, हाँ खास बात ही है, और फिर उसे मरियम के बारे में बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन में ताखीर माँ जी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। चंद रोज के बाद मैं भी मुल्क से बाहर जाने वाला हूँ, मेरे जहन पर भी बोझ रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये काम हो ही जाए तो बेहतर है। रजिया उसकी बातों से एकदम परेशान हो गई। शारिक उसे तसल्ली देता रहा, फिर आपस में मशवरा करने लगा। रजिया ने कहा, मेरा ख्याल है अम्मी को बता देना चाहिए कि उनका ऑपरेशन होगा। शारिक बोला, हाँ तुम आज रात ही किसी तरह उन्हें बता देना, मैं कल सुबह ही डॉक्टर हाशमी से मिलकर प्रोग्राम बना लेता हूँ। रजिया बोली, ऑपरेशन में खतरे की तो कोई बात नहीं। शारिक बोला, अस्पताल में रोजाना 20 लोगों के ऑपरेशन होते हैं, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, वैसे हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। डॉक्टर हाशमी ने भी कहा था कि अभी ऐसी कोई पेचीदगी नहीं है, अलबत्ता ताखीर की सूरत में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। रजिया बोली, ठीक है, मैं आज अम्मी को बता दूंगी, आप कल जाकर डॉक्टर से मिल लें। शारिक दूसरे दिन सुबह ही मियो अस्पताल पहुंच गया।